दोस्तों, आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि अगर कहीं नरक है तो वो खुद हमारे पैरों के नीचे है, यानी कि जमीन के उस हिस्से में जहां आज तक कोई पहुंच नहीं पाया। लेकिन क्या हो अगर वहां तक कोई पहुंच जाए तो? कहानी की शुरुआत होती है 1856 में, जहां हम बेल्जियम की एक माइन को देखते हैं। इसमें दो माइनर पूरी लगन के साथ खुदाई कर रहे हैं, जिसका नतीजा उन्हें मिलता है गुफा, जिसमें मिलने पर सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ऐसे पुरानी गाथाओं में लिखा है कि आज से तकरीबन 1000 साल पहले जब राजा रानी हुआ करते थे तो वो अपनी कीमती खजाने को ऐसे जमीन में नीचे गाड़ दिया करते थे। इन्हें भी उम्मीद है कि वहाँ कोई कीमती खजाना जरूर मिलेगा। जब ये उस गुफा के अंदर गए तो इन्हें कोई अजीब सी चीज महसूस हुई, जिससे सभी का खून ठंडा पड़ गया। एक अलग सी खामोशी गुनगुनाने लगी, और इसीलिए इन लोगों ने फैसला किया कि अब इन्हें एक तांत्रिक को बुलाना होगा, शायद वो पता लगा सके कि इसके पीछे का राज क्या है। अब जब तांत्रिक आया तो उसने पहले तो कुछ मंत्र पढ़े, फिर हौले हौले अपने हाथ को अंदर ले गया। लेकिन तभी एक साया बाहर आते हुए दिखाई दिया, जिसे सहम कर वो बाहर आ गए। अब ये जो कुछ भी था, हमें इसे पूरा तो नहीं देखा, पर उसके हाथों से पता चल रहा था कि अंदर जो कोई भी चीज आज से पहले उसे कभी देखा नहीं गया। जितने भी वर्कर थे सभी की नजरें उसी पर टिकी हुई थी। तभी लाइट चली गई और बूम, एक चीख और सब कुछ खत्म हो गया। उस दिन के बाद से वो माइन हमेशा के लिए बंद कर दी गई। जैसे कि हमेशा होता है, किसी भी बंद पड़ी चीज को लेकर बाहर अलग अलग किस्म की कहानियां बनने लगती है, और कुछ ऐसा ही किस्सा यहाँ भी हुआ। कुछ का कहना था कि नीचे राजा सुलेमान का खजाना है, तो कुछ का कहना था कि वो नरक का द्वार है। कुछ तो ये भी कह रहे थे कि वो गुफा दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है, जहाँ वो सारे वर्कर चले गए। पर सच क्या है किसी को पता नहीं चला आज तक। आज तकरीबन 100 साल के बाद फिर कोई आया है जो कि उस जगह पर जाने की जिद कर रहा है। इसका नाम है बार्थी, जिसे काम मिला है कि वो नीचे जाकर कुछ सैंपल कलेक्ट करे, लेकिन इसके लिए उसने टारगेट रखा है 1000 मीटर नीचे जाने का। अब इसके लिए वो सबसे पहले माइन के मालिक से मिलता है, और उसने उसे अपना पूरा प्लान समझा है। हालांकि ओनर उसके काम को लेकर तैयार था, क्योंकि वो काबिल इंसान है। लेकिन जब उसने सुना कि वो 1000 मीटर नीचे जाने वाला है तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि अभी तक वो बस 900 मीटर ही जा सके हैं। वो कह रहा है कि वो नामुमकिन है, क्योंकि इसके लिए उन्हें ज्यादा लोग और ज्यादा पैसे चाहिए। पर भारती का कहना था कि अगर वो वहां चला गया तो उसने सैंपल इकट्ठा कर लिए, तो उसके बाद जो होगा उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती। या वो उसे कुछ पैसों की रिश्वत भी देता है, जो देखकर ओनर राजी हो गया और उसे 1 हफ्ते बाद आने को कहा। अब भारती जब वापस आया तो उसने फिर ओनर से मुलाकात की और कहा कि उसे एक टीम चाहिए जो उसके साथ नीचे जाए, और इस टीम का लीडर सबसे होनहार और जाबाज होना चाहिए। और इसके लिए उसने रोलैंड का नाम सामने किया, जिसमें ये सारी काबिलियत थी। उनकी टीम में एक नया लड़का आमिर भी था, जिससे अभी कुछ ही दिन हुए माइन को ज्वाइन किए हुए। अब सबसे पहले ये लोग खुद नीचे जाते हैं ताकि देख सके कि सब कुछ ठीक है या नहीं, क्या काम करने लायक वो जगह बची है या फिर नहीं। उसके बाद वो भारती को लेकर जाएंगे। अब नीचे जाने पर इन्हें सब कुछ ठीक लगता है, इसीलिए वो ओके रिपोर्ट देते हैं। फिर ऊपर भारती को लेकर नीचे पहुंचते हैं। दोस्तों, जब वो 900 मीटर पर पहुंच गए तब उन्हें अपना एक डिवाइस निकाला और चेक करने लगे कि कौन सी जगह सही रहेगी खुदाई करने के लिए। बड़ी देर की मुशक्कत के बाद उसे आखिर में एक ऐसी जगह मिली गई जहां पर उन्हें नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए रास्ता बनाना होगा। पर कोई भी इस जगह पर एक्सप्लोजन करने को राजी नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही पुरानी माइन है और ऐसे में यहाँ धमाका करना ठीक नहीं होगा। लेकिन पैसों के आगे सभी झुक जाते हैं। अब इन सभी को अच्छे पैसे मिल रहे थे इस काम को करने के लिए, इसीलिए बिना कुछ सवाल जवाब किए इन्होंने धमाका कर दिया, जिससे एक गहरा गड्ढा इनके सामने आ गया। इसको देख रोनल भी अचंभे में आ गया और भारती से पूछ लिया कि आखिर वो 100 साल पुरानी माइन में ढूंढ क्या रहा है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। खैर, अब इनके पास नीचे जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि कोई जाना तो नहीं चाहता, लेकिन जाना पड़ा। एक एक करके ये लोग नीचे उतरे तो इन्हें वहां एक बेसमेंट जैसा एरिया दिखाई दिया, जिसे बड़ी ही तरीके से बनाया गया था। और इसे देख रोलैंड को एक कहानी याद आ गई जो उसके पूर्वज सुनाया करते थे इस माइन को लेकर। अपनी टीममेट को उसने बताया कि आज से तकरीबन 100 साल पहले एक वर्कर का ग्रुप था, यही काम किया करता था। फिर एक दिन उन्हें कुछ मिला, जो क्या था किसी को नहीं पता। उस दिन के बाद से उन्हें कभी नहीं देखा गया। लोगों का कहना है कि वो दूसरी दुनिया में चले गए। उसकी ये कहानी सुन भारती हंसने लगता है, क्योंकि इसे ये सब अफवाह लगती है। अब ये लोग थोड़ा और अंदर जाते हैं, क्योंकि इन्हें नीचे जो जाना था, लेकिन इससे पहले वो कुछ और कर पाते। कुछ इनकी नजरों के सामने चल रहा भारती ओझल हो जाता है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया, और इसीलिए अब सभी तेज तेज उसका नाम पुकारते हैं, पर कोई जवाब नहीं आता। इस दौरान उनके सामने 2 रास्ते आए और रोलैंड ने फौरन अपनी टीम का बंटवारा कर दिया। 3 लोग को दूसरे रास्ते भेजा और खुद मेगल के साथ दूसरे रास्ते पर गया। यही वो रास्ता है जहाँ से इस कहानी का वो सिरा शुरू होने वाला है, जो अभी तक सबसे छुपा कर रखा गया था। लुइस जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, उसे अलग सी सुगंध महसूस हो रही थी। दरअसल ये कंकाल की बू थी, जो कि उसे आगे जाकर मिलती है। ये एक माइनर की लाश थी, क्योंकि उसके पास खुदाई के सारे औजार थे। लुइस फौरन उसकी छानबीन करने लगा, शायद कुछ कीमती सामान मिल जाए, लेकिन सिवाय एक पत्थर के उसके पास और कुछ नहीं था।
उसके दोस्त ने उससे कहा कि उसे दूर हो जाना चाहिए, शायद ये पत्थर श्रापित होगा। इस बीच उन्होंने कुछ दूरी पर पत्थर पर कुछ लिखा पाया, जो शायद इस मरे हुए आदमी के आखिरी शब्द होंगे। उसने लिखा था कि इस काले अंधेरे में जो मुझे कुछ मिला है और जब मैंने उसे महसूस किया तो सब कुछ खत्म हो गया, पर अब वो गहरी नींद में है, लेकिन मैं उसे सुन पा रहा हूँ। वो वापस लौट कर जरूर आएगा। उसके इन शब्दों ने इन तीनों की खून में ठंडक ला दी, इसीलिए फौरन उसी जगह पर लौट आया जहां से आए थे। रोनल को भारती भी मिल गया, जो एक दीवार की ढेर सारी फोटोज खींच रहा था। अब ये लोग वापस चलने को कहते हैं, लेकिन भारती का कहना था कि जिस चीज की उसे बरसों से तलाश है वो इसी दीवार के विपरीत है। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, अगर कुछ नहीं हुआ इसके पीछे तो मैं वापस चला जाऊंगा। अब वो अपने साथियों को समझाता है और आखिर में एक एक्सप्लोजन कर ही डालता है। जैसे ही वो दीवार के पत्थर गिरते हैं, उन्हें उसके अंदर एक गुफा मिलती है जिसकी दीवारों पर कुछ अक्षर लिखे थे, लेकिन अजीब सी भाषा में थे वो, जिसे पढ़ पाना आसान नहीं था। यही नहीं, वहाँ इन्हें आगे जाने पर एक ताबूत भी मिलता है जिसके आसपास हजारों कंकाल थे, जिनके हाथ में तलवारें और सीने पर कवच था, यानी कि ये सभी सोल्जर थे और जैसे मानो ये एक सेना की टुकड़ी हो, यहाँ पर किसी जमाने में इसे तैनात किया गया हो और इस चीज की रखवाली कर रही हो। भारती उस ताबूत को देखकर बताता है कि ये उस जमाने का खुदा है, जिसके सामने हर बड़ा से बड़ा आदमी अपने घुटने टेक दिया करता था। लेकिन रोनल को अब जल्दी से यहाँ से जाना था, इसीलिए आमिर को चलने को कहता है, पर भारती जिद करता है कि बस कुछ फोटोज क्लिक करने दो। और इस दौरान वो उस रास्ते का जायजा लेने लगा जहाँ ये लोग वापस जाएंगे। तभी ने वहाँ एक सफेद घोड़ा नजर आया जो कि अंधा था, पर 1000 फीट नीचे एक अंधा घोड़ा आखिर कर क्या रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सवाल सबको खाए जा रहा है। इतनी में अचानक से वो घोड़ा भाग गया, जिस चक्कर में एक दीवार गिर गई और फिर क्या था, एक एक करके जितने भी सपोर्ट वहां लगे थे सभी धाराशायी हो गए। इसमें उनके एक साथी ने अपने दोनों पैर भी गंवा दिए, यानी कि अब वो चल फिर नहीं सकता। इन सब चीजों का जिम्मेदार रोनल्ड भारती को डाल दे, क्योंकि अगर वो कुछ देर पहले चला जाता तो ये सब ना होता। लेकिन अब वो सभी यहाँ फंस चुके हैं और अब बस एक ही ऑप्शन है यहाँ से निकलने का, दूसरा रास्ता ढूंढना। और इसके लिए रोनल फिर से टीम का बंटवारा करता है। आमिर को कुछ आगे जाने पर एहसास हुआ उसके दोनों साथी तो पीछे ही रह गए, और इसीलिए जब वो वापस आया तो देखा कि वो दोनों उसी ताबूत को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसने फौरन उन्हें रोका और कहा कि ये तबाही का कारण बन सकता है, ऐसा मत करो। लेकिन उन दोनों को खजाने की लालच थी और इसीलिए उन्होंने उसे खोलना जारी रखा और आमिर को धमकाया भी, अगर उसने किसी को कुछ बताया तो बहुत बुरा होगा। वेल, यहाँ जो प्राचीन पत्थर लुइस को उस कंकाल के पास मिला था, उसने उसी की मदद से उस ताबूत को खोल दिया। उसके अंदर बेशकीमती हीरे थे, जिन्हें देखकर वो दोनों हैरत में थे, बहुत खुश होते हैं। पर उन्हें इस बात का हल्का सा भी अंदाजा नहीं था कि बरसों से सो रहे किस शख्स को उसने आज जगा दिया है। आमिर फौरन भागकर रोनल के पास गया, लेकिन उसके साथ वो दोनों भी थे और इसीलिए वो उसे कुछ बता ही नहीं पाता। पर दोस्तों, आपको समझाने और बताने का समय तो चला गया, क्योंकि अब यहाँ से आतंक शुरू होने जा रहा है। जब ये सभी खड़े थे तो तभी एक अजीब सा हाथ पोलो के पीछे आया और पलक झपकते उसे अपने साथ ले गया। जब ये लोग उसका पीछा करते हुए गए तो देखा कि वहां तो उसकी लाश लटकी पड़ी है, जिसमें से उसका सर गायब है। ये देख रोनल और बाकी लोग की रूह कांप जाती है, लेकिन अब उन्हें भारती से सीधा सवाल का जवाब चाहिए कि आखिर वो यहाँ पर किसके लिए आया था, ये सब क्या है, क्या सच्चाई है इन सब चीजों की। तो उसने उन सालों पुराने राज से पर्दा हटाया, जिसके बारे में जानने के लिए उसने अपनी जिंदगी के 27 साल लगा दिए। दरअसल उसका कहना था कि आज से हजारों साल पहले एक ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जो कैसे ईश्वर को मानती थी, जो कि उससे भी पुराने थे। लेकिन बाद में वही ईश्वर उनकी मौत का कारण बनने लगे और इसीलिए उन्होंने इस गुफा को खोदा, 1000 फीट नीचे एक गुफा, फिर उसे बंद कर दिया। यहाँ बात उसी राक्षस की हो रही है जो उस ताबूत में बाहर आया था, जो कि एक कैद खाना है, पर इंसान की लालच आज फिर उसकी मौत का कारण बन गई। और इतने में इन्हें याद आता है कि इनका एक साथी तो अकेले ही है। सभी भागते हुए उसके पास गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस राक्षस ने उसे जकड़ लिया और सभी के सामने ही उसकी अतड़ियों को खींचकर बाहर निकाला। अपने साथी को मरता हुआ देखकर रोनल को बहुत गुस्सा आता है, पर जब तक वो उसके करीब जाता, उसे मारने के लिए वो जा चुका था और साथी यानी कि सैनिटी के आखिरी शब्द थे बस उसके परिवार का ख्याल रखा जाए। अपने साथियों की ऐसी मौत को देखकर रोनल के होश उड़ जाते हैं। वो भारती से पूछता है कि क्या कोई रास्ता है उसे खत्म करने का या फिर यहाँ से बाहर निकलने का। तो उसने बताया कि जो कुछ भी तुम्हारे पास अभी मौजूद है उसे तुम उसे खत्म नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, एक रास्ता है। अगर हम उसी ताबूत वाली जगह पर दोबारा जाएं तो शायद कोई गुप्त रास्ता मिल सकता है। हालांकि रोनल वहां दोबारा जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। वेल, उसी जगह की दीवारों पर कुछ लिपियां लिखी थी, शायद उसी सिविलाइजेशन के लोगों ने इसे लिखा होगा, जिसे भारती ट्रांसलेट करने की कोशिश में लग जाता है। तो वहीं बाकी के लोग उस जगह के और अंदर जाते हैं, जहां पहुंचकर उन्हें एक सालों पुराना कैद खाना नजर आता है, जिसके अंदर हजारों लोगों की लाशें थी। और इसके बारे में भारती ने बताया, जब उस जमाने के इंसानों ने इस राक्षस को यहाँ पर कैद किया तो उसे खाने के लिए यहाँ पर लोगों की बलि दी जाती थी। ये उन्हीं के अवशेष है।
ये सब देखकर इन लोगों की आत्माएं बाहर आ जाती है, क्योंकि ऐसा कुछ सभी ने बस कहानियों में सुना था, लेकिन हकीकत में ये सब देखकर उनकी आंखों का पर्दा फट जाता है। काले अंधेरे के बीच इन दीवारों पर खून के निशान दिखाई देने लगते हैं, जो अभी एकदम गर्म और ताजे थे, जिसका पीछा करते हुए ये लोग और अंदर जाते हैं। वहां उन्हें उसी अंधे घोड़े की लाश मिली जिसे उस राक्षस ने खाया था। भारती और आमिर आगे चल रहे थे। इसी का फायदा उठाकर भारती ने वहां पर एक दरवाजे को बंद कर दिया, जिसे रोलन और उसके साथी बाहर रह गए, और दोनों दरअसल अंदर थे। यही तो भारती का प्लान था। उससे पता था कि अगर ये लोग ऊपर पहुंच गए तो उन सभी मौतों का जिम्मेदार उसे ही बना दिया जाएगा। इसीलिए उसने ऐसा किया। उसने आमिर को इसलिए साथ रखा क्योंकि वो बहुत भोला है। उसे यकीन है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। और यहाँ अंदर ये दोनों उन दीवारों पर लिखी लिपियों से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ और भी कहानियां लिखी थी, जैसे कि ये राक्षस तो सबसे छोटा है। इसके जैसे धरती पर 9 और राक्षस हैं, जो कि अलग अलग दुनिया के कोनों में पाए जाते हैं। कुछ के अवशेष इजिप्ट में हैं, कुछ के इंडिया में और कुछ के सऊदी अरेबिया। लेकिन उन लोगों का मानना था कि इससे भी बड़ा कुछ आने वाला है, पर एक सिविलाइजेशन ने उसे आने से हमेशा के लिए रोक दिया, वरना दुनिया का अंत हो जाता। इन सब के बीच इन्हें एग्जिट का भी पता चल जाता है, पर अभी इतनी जल्दी कैसे? जब ये दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वो राक्षस वापस आ गया। उसी मरे हुए घोड़े के अंदर था। जो भारती ने उसे देखा था तो हैरान नहीं हुआ, क्योंकि शायद उसे पहले से पता था कि ऐसा कुछ यहाँ पर उन्हें मिलेगा। अब वो उसे बात करने की कोशिश करने लगा और पास जाकर उसे गले लगने लगा, पर ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसी समय वो राक्षस उसे दबोच लेता और मार कर खा जाता है। अब पूरा माहौल एकदम डरावना हो गया है। बेचारा आमिर तो चिल्लाने लगा। तभी वो गेट भी खुल गया, जिससे कि अपने साथियों के पास वो पहुंच जाता है। वहां जाकर उसने सभी को बता दिया कि ये सब लुइस की गलती थी। उसने उस ताबूत को खोला, जिससे कि वो सोया हुआ राक्षस वापस जा गया। पर रोलन कहता है कि ये समय बहस करने का नहीं, बाहर निकलने का है। इसलिए आमिर अब उन्हें एग्जिट की ओर ले जाने लगा, जो उस पुरानी दीवार के पीछे था। इससे पहले कि वो वहां तक पहुंच पाते, इन पर फिर से हमला होता है, और इस बारी तो सिर्फ रोनाल्ड ही बचा, जिसके हाथ में भारती की बुक थी, यानी कि अब उसे अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है। हम अंधेरी जगह को देख पाते हैं, जहां पर आमिर को होश आया। उसने अपने आसपास एक घने अंधेरे को महसूस किया। उसके अंदर डर था, इसीलिए वहां से उठकर चलने लग गया। तभी उसके पीछे हम उसी राक्षस को बैठा हुआ देखते हैं, जिसके हाथ में लुइस था। आमिर ने डर डर कर आखिरकार पूछ लिया कि आखिर वो क्या चाहता है। उसने कहा कि उसकी बलि। अब ये सुनकर वो समझ गया कि आखिर उसने भी उस ताबूत को खोलने में उन दोनों की मदद जो की थी, कि तभी उसके पैरों में आकर गिरता है लुइस का कटा हुआ सर, क्योंकि अब बारी उसकी थी। लेकिन जैसे ही उस राक्षस ने उसे गले से लगाया, उसने एक चाकू उसके पीछे घुसा दिया और फिर जान लगाकर भाग निकला। वहां उस दीवार के सिरे पर पहले से रोनाल्ड उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ही तेजी से ऊपर की ओर जा रहे थे, और अब तो इनकी जान भी बच जाएगी। लेकिन शायद यही कहानी का अंत होता। दरअसल वो राक्षस इनके पीछे पीछे आ गया, इसीलिए रोलन ने फैसला किया कि अपने दोस्तों की खातिर आज वो खुद को कुर्बान कर देगा, पर इस चीज को बाहर जाने नहीं देगा। उन्होंने वहां एक जोरदार धमाका किया, जिससे वो पूरी दीवार गिर गई, जिससे वो मारे गए, और शायद वो राक्षस भी। लेकिन क्या यही अंत था? क्योंकि 100 सालों से वो राक्षस यहाँ पर दबा हुआ है और आज तक वो जिंदा है। उस राक्षस को दूसरा रास्ता भी पता होगा इस जगह के बारे में, या फिर यहाँ से निकलने का उसने कोई और रास्ता ढूंढ लिया होगा। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।